बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मौरखा 24 नवंबर 2024 को असिस्टेंट एंड सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और पंजाब पुलिस के असिस्टेंट का टेस्ट हुआ था और उसके पेपर में जो सवालात आए थे उसका सलूशन आज देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, व्हेन वाज सार्क एस्टैब्लिश्ड? सार्क कब बनी थी? तो याद रखिएगा ये 1985 में बनी थी। और ये कहाँ बनी थी? याद रखिएगा ये ढाका बांग्लादेश में बनी थी, याद रखिएगा जी। और फिर ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ये सार्क बनी थी ये आइडिया किसका था? तो याद रखिएगा उस वक्त जो बांग्लादेशी सदर हैं जियाउर रहमान साहब का आइडिया था। तो आइडिया किसका था रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? याद रखिएगा ये जियाउर रहमान साहब का आइडिया था, जो कि उस वक्त प्रेसिडेंट थे। और फिर ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि सार्क के हवाले से इसके टोटल मेंबर कंट्रीज कितने हैं? तो याद रखिएगा इसके टोटल मेंबर कंट्रीज इनिशियल 7 थे, लेकिन बाद में अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया था। तो यूं इसके टोटल मेंबर ममालिक की तादाद वो 8 है, याद रखिएगा। और उन 8 मेंबर ममालिक को याद करने का एक छोटा सा फार्मूला मैं आपको बता देता हूं। वो फार्मूला है, याद रखिएगा, MBBS पेन, याद रखिएगा जी, MBBS पेन। सो ये एक्रोनिम किस चीज के बारे में है? याद रखिएगा। सो M स्टैंड्स फॉर मालदीव, याद रखिएगा, NB भूटान, इसी तरह से B बांग्लादेश, B स्टैंड्स फॉर बांग्लादेश, S फॉर श्रीलंका, P फॉर पाकिस्तान, A इसी तरह से अफगानिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, याद रखिएगा, एंड I फॉर इंडिया, एंड द लास्ट वन इज N फॉर नेपाल, याद रखिएगा जी। सो हमारे पास टोटल कितने कंट्रीज बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो हमारे पास 8 टोटल जो ममालिक हैं वो सार्क के हैं। और सबसे आखिर में किस कंट्री ने ज्वाइन किया था? वो अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया था, याद रखिएगा। कब ज्वाइन किया था ये भी सवाल पूछा जा सकता है। 2007 में अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया था। यूं इसके टोटल कंट्रीज की तादाद कितनी हो जाती है? टोटल कंट्रीज इसके 8 हैं, याद रखिएगा। और फिर ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेड क्वार्टर, याद रखिएगा, वो नेपाल के शहर काठमांडू में है, याद रखिएगा जी, काठमांडू में है जी। तो सार्क के हवाले से मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही हैं कि सार्क कब एस्टैब्लिश होती है? याद रखिएगा वो 1985 में एस्टैब्लिश होती है। आइडिया किसका था? इट वाज द आइडिया ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश एट दैट टाइम, वो जियाउर रहमान साहब थे और उन्होंने ही ये आइडिया दिया था। उन्हीं के आइडिया पे ही सार्क बनी थी। और फिर इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? याद रखिएगा वो नेपाल काठमांडू में है। और फिर इसके कितने टोटल जो हैं वो मेंबर कंट्रीज हैं? वो याद रखिएगा 8 मेंबर कंट्रीज हैं। उसको याद करने का मैंने आपको एक ट्रिक भी बता दिया, दैट इज MBBS पेन। सो ये किस चीज का एक्रोनिम आप कर सकते हैं? M से मुराद मालदीव, B भूटान, B बांग्लादेश, S श्रीलंका, P पाकिस्तान, A अफगानिस्तान, I इंडिया एंड N नेपाल। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है कि विच ब्लड सेल्स फॉट अगेंस्ट डिजीजेस? डिजीज के खिलाफ कौन से जो ऐसे ब्लड सेल्स हैं जो फाइट करते हैं, लड़ाई करते हैं? वो याद रखिएगा वो हैं WBCs, याद रखिएगा। और फिर WBCs का एक्रोनिम क्या है? ये भी बात का सवाल में पूछ लेता है। ये हैं वाइट ब्लड सेल्स, याद रखिएगा बेटा, ये हैं वाइट ब्लड सेल्स। और फिर वाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या होता है? इनका बेसिक फंक्शन ये होता है कि जो बाहर से आने वाले जितने भी पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस मीन द डिजीज कॉजिंग सब्सटेंसेस, उनके खिलाफ ये फाइट करते हैं, याद रखिएगा जी। ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं जी, ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं जो बाहर से आने वाले पैथोजेंस होते हैं। और पैथोजेंस के हवाले से भी आपको पता होना चाहिए कि पैथोजेंस क्या होते हैं। पैथोजेंस आर डिजीज कॉजिंग सब्सटेंसेस, याद रखिएगा बेटा, डिजीज कॉजिंग जो भी सब्सटेंस होते हैं, दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ द वायरसेस, दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, इन द फॉर्म ऑफ फंजाई, ये सारे के सारे याद रखिएगा क्या है बेटा? ये पैथोजेंस कहलाते हैं। और जो पैथोजेंस जो हैं
इसकी जो टोटल स्टडी है उसे नाम देंगे पैथोलॉजी नाम देंगे, याद रखिएगा जी, पैथोलॉजी। और जो एक पैथोलॉजिस्ट होता है वो इन्हीं पैथोजेंस की ही स्टडी करता है, तो अनवर्स सब्स्टिट्यूशन के हवाले से आपको ये भी पता होना चाहिए। सो WBCs का काम क्या है? बेसिकली इम्यून सिस्टम बनाना जी, कुव्वत मुदाफ़त प्रोसेस जो है वो बरकरार रखना जी। बाहर से आने वाले जितने भी इन्वेडर्स होते हैं जो कि बीमारी पैदा करते हैं, और कोई भी बीमारी कब होती है कि जब बाहर से आने वाले अगर पैथोजेंस हमारे WBC से जंग जीत जाते हैं तो इसका मतलब बीमारी हो जाती है जी। और हमारे WBCs जीत जाते हैं तो वो इसका मतलब है कि वो जो पैथोजेंस हैं, डिजीज का जो सब्सटेंसेस है वो हथियार फेंक देते हैं, हाथ खड़ा कर देते हैं। इट मीन्स कि आपको बीमारी नहीं होती, आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल ठीक है जी। इसी तरह से ब्लड सेल्स के हवाले से दूसरा सवाल भी पूछा जा सकता है कि RBCs क्या होते हैं बेटा। सो RBCs याद रखिएगा, ये होते हैं रेड ब्लड सेल्स, याद रखिएगा बेटा, रेड ब्लड सेल्स। सो RBCs रेड ब्लड सेल्स याद रखिएगा। और फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेड ब्लड सेल्स का औसत दौरानिया वो कितना होता है, याद रखिएगा। बाज़ इम्तिहान में वो 120 दिन दे रहा होता है बेटा, वो भी ठीक है, या बाज़ वो दे रहा होता है 4 मंथ्स, तो एक ही बात है, याद रखिएगा बेटा जी। 4 मंथ्स और 120 डेज ये एवरेज लाइफ स्पैन है किसका? रेड ब्लड सेल्स का। इसके बाद जो है ऑटोफेगी का फिनोमेना होता है, इसके बाद जो है सेल डेथ जो है शुरू हो जाती है और फिर नए सेल बनना शुरू हो जाते हैं जी। तो ये सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं कि आज के पेपर में अगला सवाल हमारे पास कौन सा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है द 5th मेंबर ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स का 5th मेंबर कौन सा है? वो है साउथ अफ्रीका। अब बेसिकली जो ब्रिक्स है ये ओरिजिनली याद रखिएगा जब इसको बनाया गया था, ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए इसकी हिस्ट्री के बारे में। इट वाज ब्रिक, याद रखिएगा जी। आप ब्रिक से क्या मुराद है? इट वाज बेसिकली, जब मैं इसकी हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, ये ब्राजील, एंड R फॉर रशिया याद रखिएगा, I स्टैंड्स फॉर इंडिया एंड C स्टैंड्स फॉर द चाइना। जैसा कि आज के पेपर में सवाल पूछा हुआ था, इसके बाद साउथ अफ्रीका ज्वाइन करता है तो ये ब्रिक की वजह क्या बन जाता है? वो बन जाता है बेटा ब्रिक्स, याद रखिएगा जी। तो ब्रिक्स क्या है इसका? साउथ अफ्रीका इसको बाद में क्या कर लेता है बेटा? वो ज्वाइन कर लेता है। तो टोटल हमारे पास जो ब्रिक्स के हवाले से इसका एक्रोनिम है, फाउंडिंग मेंबर्स कितने हैं याद रखिएगा, वो 5 हैं। और फिर ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि साउथ अफ्रीका ने कब ब्रिक्स को ज्वाइन किया था? 2010 में ज्वाइन किया था। इसके बाद रिसेंटली न्यू जो कंट्रीज हैं उन्होंने भी ज्वाइन किया था, ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि न्यू वो कौन कौन से कंट्रीज हैं, वो याद रखिएगा। इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान एंड यूएई। ईरान एंड यूएई, तो इन 4 नए कंट्रीज ने क्या किया है? ज्वाइन किया है। सऊदी अरब को भी कहा गया कि आप भी इस टीम का हिस्सा बन सकते हैं, ब्रिक्स को ज्वाइन कर सकते हैं, बट अभी तक उनकी तरफ से कोई भी जवाब बसवत नहीं आया, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अब तक अगर टोटल कंट्रीज के हवाले से इंटरव्यू में या क्वेश्चन में सवाल पूछा जाए तो टोटल अब कंट्रीज कितने हो चुके हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? 5 तो उसके पहले थे, अब 4, सो 5 + 4, तो अब इसके कंट्रीज की तादाद बेटा 9 हो चुकी है, याद रखिएगा जी। उनमें सबसे पहले ब्राजील, सेकंड पे रशिया, थर्ड पे इंडिया, फोर्थ पे चाइना। जैसे इनिशियली बनाई गई थी वो ब्रिक थी, बाद में क्या बना बेटा? वो ब्रिक्स में तब्दील हो गया। और 5वां कौन सा है? जैसा कि सवाल में पूछा हुआ था, वो है साउथ अफ्रीका। कब ज्वाइन किया था? 2010 में। 5 ये हो गए। 6वां कौन सा है? रिसेंटली जिन्होंने ज्वाइन किया है वो है इजिप्ट। 7वां कौन सा है बेटा? इथियोपिया। 8वां ईरान। और 9th कौन सा है बेटा? यूएई। तो ब्रिक्स के हवाले से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि किसी भी जो इम्तिहान है, चाहे वो रिटर्न हो चाहे वो इंटरव्यू हो, वो पूछे जा सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है दैट इज द शॉर्टकट टू ऐड न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में जब हम न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं? दैट इज Ctrl+M। तो कंप्यूटर के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था। उसके बाद है कि फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड ऑन। अब फर्स्ट सेंसस सब कॉन्टिनेंट में, याद रखिएगा जी, सब कॉन्टिनेंट में वो कब हुई? याद रखिएगा 1881 में हुई। और फिर पाकिस्तान में सबसे पहली मर्दमशुमारी सेंसस कब हेल्ड होती है? याद रखिएगा, अगर पाकिस्तान के हवाले से सवाल पूछा जाए बेटा, सो वो कब होती है? 1951 में होती है। और पाकिस्तान में जो ओवरऑल सेंसस है हर 10 साल के बाद होती है। और रिसेंटली
पाकिस्तान में 7वीं और तारीख की पहली डिजिटल मरदमशुमारी हुई है। 7th डिजिटल सेंसस, 7th डिजिटल सेंसस, याद रखिएगा जी, वो 2023 में हुई थी, याद रखिएगा जी। और ये भी सवाल पूछा जा सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट एवर डिजिटल सेंसस इन पाकिस्तान वाज हेल्ड इन विच ईयर, वो 2023 में हुई थी, क्योंकि 2023 में जो मरदमशुमारी हुई थी वो 7वीं मरदमशुमारी थी, लेकिन डिजिटल हुई थी जो कि टैब्स के जरिए हुई थी। तो उस हवाले से ये सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि विच सिटीज आर लिंक्ड बाय द M11, तो वो कौन से हैं, वो सियालकोट लाहौर मोटरवे है जिससे वो लिंक्ड हैं। उसके बाद है कि वोट किस एज में दिया जा सकता है, तो याद रखिएगा उसकी ये 18 साल की उम्र लाजमी है, और 18 साल के लिए भी उम्र लाजमी शर्त है। पाकिस्तान का जो इलेक्शन सिस्टम है उसके रूल के मुताबिक अगर आप 18 साल के हो चुके हैं और फिर आपका वोट अंदराज भी हो चुका है तो फिर आप दे सकते हैं, याद रखिएगा। किसी ने अगर नया कार्ड बनवाया हुआ है तो इट मीन्स अगर उसने इलेक्टोरल सिस्टम में अंदराज नहीं किया तो फिर वो नहीं डाल सकता। और फिर इलेक्शन सिस्टम जो उसके रूल के मुताबिक जब भी इलेक्शन आप जो डे होता है आप वोट डालने जाते हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका वैलिड ओरिजिनल आईडी कार्ड ही वो एलिजिबल करा दिया जाता है वोट डालने के लिए, याद रखिएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल पेपर में कौन सा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस, पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है वो कहाँ पे है, वो इस्लामाबाद में है, याद रखिएगा जी। पाकिस्तान जेंट्स नेम, पाकिस्तान ने जो नॉन लाइन मूवमेंट थी वो 1979 में इसको ज्वाइन किया था। रॉबर्ट फॉस्टन इन्वेंटेड, उन्होंने क्या इन्वेंट किया, रेडार उन्होंने इन्वेंट किया। इन्वेंशंस के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था। उसके बाद है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन इन्वर्टेड, उन्होंने क्या इन्वेंट किया था, बाईफोकल जो ग्लासेस जो हैं उन्होंने बेसिकली इन्वेंट किए थे। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल हमारे पास है अबुल काबा द नेम ऑफ विच सहाबी, किस सहाबी का नाम था, याद रखिएगा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। इनका सिद्दीक इनका क्या था, इनका लक़ब था। सिद्दीक का मतलब है सच बोलने वाला, याद रखिएगा जी, सच बोलने वाला। इसी तरह से जो सहाबा कराम के मुख्तलिफ नाम है तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि सैफुल्लाह किसका लक़ब है, सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार, तो ये हजरत खालिद बिन वलीद, याद रखिएगा जी, हजरत खालिद बिन वलीद। इसी तरह से ये भी सवाल पूछा जा सकता है इस्लामियात के हवाले से कि गुस्लुल मलाइका वो किन का लक़ब है, वो हजरत हंजला रजी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब है, याद रखिएगा जी, हजरत हंजला रजी अल्लाह तआला अन्हु है। इसी तरह से अगला सवाल हमारे पास है वो है कि एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, के पार्टीशन ऑफ बंगाल की तनसीख कब होती है, कब इसको ख़त्म किया जाता है, याद रखिएगा 1911 में इसको ख़त्म किया जाता है। लेकिन असल में अगर ये बात पूछी जाए कि पार्टीशन ऑफ बंगाल होती कब है तो याद रखिएगा 1905 में होती है, बट लेटर ऑन कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से इसको कैंसिल कर दिया जाता है, इसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो सवाल पूछा हुआ था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल की एनलमेंट कब की गई, तो याद रखिएगा 1911 में की गई। उसके बाद है कि इन विच गुज़वा हजरत खालिद गॉट सैफुल्लाह का लक़ब, जो अभी मैंने बताया है कि सैफुल्लाह का लक़ब हजरत खालिद बिन वलीद को किस गुज़वा में दिया गया था, याद रखिएगा वो है गुज़वा मौता है, याद रखिएगा। उसके बाद फ्रॉम 1951 टू 1988 द आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान वाज, आर्मी चीफ कौन से थे, वो थे फील्ड मार्शल अयूब खान साहब थे, याद रखिएगा जी। तो ये सवाल पूछा हुआ था ये पाकिस्तान हिस्ट्री के हवाले से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, पाकिस्तान जो अमेरिका है उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन से, वो हैं जॉर्ज वाशिंगटन। और फिर ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि रिसेंटली जो अमेरिका के अंदर इंतखाबात हुए हैं उनमें कौन से प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, वो हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, याद रखिएगा जी, वो हैं डोनाल्ड ट्रंप। और ये 47th अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, याद रखिएगा जी, 47th अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, याद रखिएगा जी। ये भी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये 20 जनवरी को अपना हल्फ लेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये 20 जनवरी 2025 में ये अपना हल्फ लेंगे, याद रखिएगा जी। उसके बाद अगला सवाल हमारे पास है कि हेडक्वार्टर ऑफ पाकिस्तान एयरबेस, पाकिस्तान एयरबेस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो इस्लामाबाद में है। इसी तरह से इंदिरा गांधी वाज असैसिनेटेड, उनको कब कत्ल किया जाता है इंदिरा गांधी,
वो 1984 में उनको कत्ल किया जाता है। इसी तरह से बेनज़ीर भुट्टो साहब अभी पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर रही थी, पाकिस्तान की नहीं बल्कि मुस्लिम दुनिया की पहली मुस्लिम खातून वज़ीर-ए-आज़म थी, उनको भी असैसिनेट कर दिया जाता है। वो 2007 में 27 दिसंबर को असैसिनेट होती हैं। उसके बाद एक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज गिवन बाय, ये चार्ल्स डार्विन साहब ने दिया था, याद रखिएगा जी। और एवोल्यूशन जो होता है बेसिकली ये ग्रेजुअल चेंजेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है जी। ग्रेजुअल चेंजेस ये प्रोसेस होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हवाले से पूछा जा सकता है कि एवोल्यूशन क्या है। ग्रेजुअल चेंजेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो वक्त के लिहाज से जो तब्दीलियां होती हैं उन्हें क्या नाम देंगे, वो उस प्रोसेस को एवोल्यूशन नाम देंगे। तो सवाल पूछा हुआ था एवोल्यूशन के हवाले से कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज गिवन बाय वो चार्ल्स डार्विन साहब की तरफ से दी गई थी जी। उसके बाद अगला सवाल हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन, नेहरू साहब ने रिपोर्ट कब जो है पब्लिश की थी, वो 1928 है। और इसी के रिस्पांस में 1929 में 14 पॉइंट्स दिए जाते हैं क़ायद-ए-आज़म साहब की तरफ से। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि 14 पॉइंट्स ऑफ क़याद वाज प्रेजेंटेड इन विच ईयर, इन 1929। और किसके रिस्पांस में, जब नेहरू साहब अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं 1928 में, तो क़ायद-ए-आज़म साहब उसके रिस्पॉन्ड करते हैं 14 पॉइंट्स की सूरत में। उसके बाद है द डे ऑफ डिलीवरेंस, जो निजात वाज मेड बाय द मुस्लिम लीग, वो 22 दिसंबर 1939 को ही सेलिब्रेट किया गया था। उसके बाद एक सी पैक जॉइंट गवादर टू विच सिटी, ये गवादर को किस सिटी ऑफ चाइना से मिलाता है, वो है काशगर। उसका राइट ऑप्शन है सी पैक, जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से। तो ये गवादर जो है सिटी है उसको चाइना के किस सिटी से मिलाता है, वो काशगर है। उसके बाद एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज इनागुरेटेड टू इट, ये जुलाई 1 1948 में इसको क्या किया जाता है, इनागुरेट किया जाता है, इसका इफ्तिताह किया जाता है जी। उसके बाद अगला सवाल हम देखते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट इज डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे जो डीपेस्ट लेक है वो कौन सी है, लेक बेकाल है, याद रखिएगा जी। उसके बाद देखिए विच इज द हैवीएस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम, वो है जुपिटर है। इसी तरह से अगर आ जाए बिगेस्ट प्लेनेट्स, वो भी कौन सा है बेटा, बिगेस्ट प्लेनेट, बिगेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम वो कौन सा है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वो भी जुपिटर है, याद रखिएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है सवाल है जी। उसके बाद है कि टू गिव अप द घोस्ट, ये एक बेसिकली इडियमेटिक एक्सप्रेशन है, इंग्लिश में इडियम है, और इसका मतलब क्या है कि स्टॉप ट्राइंग, इसका मतलब है कि उम्मीदें ख़त्म कर देना जी, ठीक है, होपलेस हो जाना जी। जब किसी काम करने की बात कामयाबी का हासिल ना रहे तो उसके लिए मोस्ट इडियमेटिक एक्सप्रेशन इस्तेमाल होता है, दैट इज के टू गिव अप द घोस्ट। इसका मतलब है कि अब अपनी कोशिशें तर्क कर देनी चाहिए। उसके बाद F11 की नेक्स्ट, इसका मतलब क्या है, क्रिएट चार्ट, ये F11 की इस्तेमाल की जाती है कंप्यूटर के हवाले से, ये सवाल था। अगले सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, वो कितना है, वो है 50.5। अब ये आया कैसे है, सबसे पहले हमने क्या करना है, फार्मूला देखना है। हमारे पास फार्मूला जो है याद रखिएगा, वो एवरेज याद रखिएगा, सम ओवर एन हमने करना है। बट यहां पे हमने सम फाइंड आउट करना है पहले, तो मुझे उसके लिए बेटा सबसे पहले फार्मूले का पता होना चाहिए। सो सम का जो फार्मूला होता है बेटा n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2, बेटा याद रखिएगा जी। अब हमारे पास n कितना है, दैट इज 100 है बेटा। अब मैंने यहाँ वैल्यूज पुट कर देनी है जी। इसका मतलब है n 100 है, तो 100 इंटू n अगेन, n मेरे पास कितना है बेटा 100, तो n की जगह मैंने 100 लगा दिया, यहाँ पे इंटू में क्या लगा देता हूँ 100 प्लस 1 इंटू 2, 2 1 0 1, यहाँ मेरा क्या आ जाएगा 50, तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 100 जमा 1 101। अब मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करूँ मेरे पास जवाब आ जाएगा बेटा 50 जो है वो राइट ऑप्शन आ जाता है जी। अब मैंने करना क्या है, यही जो मेरे पास सम आ रहा है, यानी कि 50 मेरे पास क्या आ गया 50 राइट ऑप्शन आ गया सम का। अब मैंने इसको उसी वैल्यू जो फार्मूला है वहां पुट कर देना है, एवरेज इज इक्वल टू सम ओवर एन। सम कितना आ गया बेटा 50 ओवर मैंने क्या लगा देना है, एन मेरे पास कितना बेटा, एन वो 100 है, याद रखिएगा, दैट इज 100। सो 2 के बाद मैं पॉइंट लगा दूंगा, 2 0 है, 1 2 के बाद मैं पॉइंट लगा देता हूं। सो राइट ऑप्शन इज 50.5, ये मेरे पास राइट ऑप्शन है। लेकिन कैसे आया ये भी मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन कर दिया है जी। अगला सवाल है हमारे पास रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
चंद्रगर गैप मड वोल्केनो इज लोकेटेड इन, ये कहां पे लोकेटेड है याद रखिएगा, ये पाकिस्तान में लोकेटेड है। उसके बाद देखिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, अब जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है यहां पे पूछा हुआ था, कौन किस यूनिट ने पूछा हुआ था, वो फ़ारेनहाइट में पूछा हुआ था, वो है याद रखिएगा 32 फ़ारेनहाइट। और अगर सेंटीग्रेड में पूछा जाए वो तो ऑलरेडी सबको पता है, दैट इज 0 सेंटीग्रेड। वो कितना है, वो है 0 सेंटीग्रेड याद रखिएगा। बट यहाँ पे फ़ारेनहाइट के हवाले से पूछा हुआ था जी। एक और सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि जो पानी है वाटर, याद रखिएगा ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है जी। सॉलिड लिक्विड एंड गैस ये तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इन द फॉर्म ऑफ आइस ये सॉलिड है, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड वाटर, ठीक है, वो क्या है लिक्विड फॉर्म में है, एंड इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स बेटा वो क्या है, वो गैस की शक्ल में है। और जब कोई लिक्विड यानी कि लिक्विड जब वो कन्वर्ट होता है गैस में तो उस अमल को नाम देते हैं एवापोरेशन, नाम देते हैं, याद रखिएगा जी, ठीक है। और जब यही वेपर्स दोबारा कंडेंस्ड होते हैं, लिक्विड में तब्दील होते हैं, उसे हम क्या नाम देंगे, वो कंडेंसेशन का फिनोमेना होता है जी। पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है याद रखिएगा, वो 100 सेंटीग्रेड है, याद रखिएगा जी। सो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 सेंटीग्रेड। फार्मूला क्या है, H2O। और इसमें टोटल बाई मास रेशियो कितनी होती है, हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स, ऑक्सीजन का 1 एलिमेंट, 2:1 है। और अगर टोटल मास के हवाले से सवाल पूछा जाए, ये भी सवाल पूछा जा सकता है, हाइड्रोजन का मास होता है बेटा 1, तो हाइड्रोजन 2 है, 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का मास होता है बेटा 16, तो 2 + 16 तो कितना होगा इसका 18, इसका याद रखिएगा वो होगा AMU एटॉमिक मास यूनिट होगा जी। ये भी सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद है कि वोकेशन सिनोनिम, वोकेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशन, ये दोनों, ठीक है बेटा, प्रोफेशन भी या एम्प्लॉयमेंट भी। तो ये वोकेशन जो है उसका जो सिनोनिम है वो प्रोफेशन भी हो सकता है, वो एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, वो क्या कहलाते हैं, हर्पेटोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा जी, ठीक है। रेप्टाइल्स मीन जो रेंगने वाले जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसको क्या नाम देते हैं, वो रेप्टाइल्स हैं, याद रखिएगा। इसी तरह से स्टडी ऑफ फॉसल्स क्या है बेटा जी, स्टडी ऑफ फॉसल्स वो है पेलियंटोलॉजी, याद रखिएगा जी, पेलियंटोलॉजी वो स्टडी ऑफ फॉसल्स हैं। और फॉसल्स हैं क्या बेटा, दीज आर डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दीज आर डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, आइदर इन द फॉर्म ऑफ द प्लांट्स, इन द फॉर्म ऑफ द एनिमल, इन एनी फॉर्म ऑफ द लाइफ। तो जब वो डेड हो जाते हैं, जमीन के अंदर दफन हो जाते हैं, उनकी मुर्दा बाकियात को क्या कहते हैं, फॉसल्स कहते हैं। और जो साइंस की ब्रांच है, जो बायोलॉजी की ब्रांच है जो कि फॉसल्स को स्टडी करती है, वो क्या कहलाती है, वो पेलियंटोलॉजी कहलाती है, याद रखिएगा जी। इसके बाद हमारे पास सवाल है कि आई सेड टू हर प्लीज सिट डाउन, ये नरेशन का था जी। अब है क्या बेसिकली, ये हमारे पास बेटा जो सेंटेंस है दैट इज इंपेरेटिव सेंटेंस, और यहाँ पे बेटा रिक्वेस्ट की जा रही है, याद रखिएगा जी, यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है। तो रूल ये होता है नरेशन का बेटा कि जब भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे हैं कि जिनमें किसी चीज के लिए कोई दरखास्त की जा रही होती है, तो आपने क्या लगाना होता है, सेड या सेड टू की बजाय आपने लगाना होता है रिक्वेस्टेड लगाना होता है। जब भी आ जाए बेटा प्लीज आ जाए सेंटेंस में या आ जाए काइंडली, याद रखिएगा जी, तो आपने सेड की जगह क्या लगा देना है, रिक्वेस्टेड लगाना है। तो यहां पर मैं क्या लगाता हूं बेटा, आई सेड टू हर, तो मैं क्या करूंगा, आई रिक्वेस्टेड हर बेटा जी, आई रिक्वेस्टेड हर, जैसा कि यहाँ पे आई रिक्वेस्टेड हर है। जब रिक्वेस्टेड लग गया फिर टू नहीं आएगा बेटा, याद रखिएगा। और यहाँ इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कामास खत्म करने के लिए बेटा क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, याद रखिएगा। आई रिक्वेस्टेड हर टू, जैसा कि यहाँ पे टू लगा हुआ है, और टू के बाद वैसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, टू सिट डाउन, टू सिट डाउन। ये प्लीज का लफ्ज है, ये रिक्वेस्टेड में आ चुका है, वो हज़फ हो जाता है। और टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी इस्तेमाल होती है, लेकिन आपने ये भी ख्याल करना है कि अगर आ जाए विद अ व्यू टू बेटा, विद अ व्यू टू, ठीक है, एडिक्टेड टू, एडिक्टेड टू, कमिटेड टू, कमिटेड टू, तो फिर आपने क्या लगा देना बेटा, फिर आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना है, जिसको आम अल्फाज में कहते हैं कि भाई वर्ब के साथ आईएनजी। तो अगर मैं कहूं बेटा विद अ व्यू टू, तो फिर मैं बोलूंगा मीट नहीं करूंगा, विद अ व्यू टू मीटिंग मैं बोलूंगा बेटा जी। एडिक्टेड टू आ जाए
तो मैं स्मोक नहीं बोलूंगा, क्या होगा बेटा, स्मोकिंग होगा, याद रखिएगा जी, ये इंग्लिश में रूल है बेटा। उसके बाद है कमिटेड टू, स्टील नहीं आएगा बेटा, याद रखिएगा, वो क्या है, वो स्टीलिंग आएगा, याद रखिएगा जी। ये इंग्लिश में जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ये उसके रूल्स हैं, याद रखिएगा जी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके तन्हा तन्हा किताब किसकी लिखी हुई है, तो ये अहमद फराज साहब की लिखी हुई किताब है। और अहमद फराज साहब के और फराज चाहिए कितनी मोहब्बतें तुझे, माओ ने तेरे नाम पे बच्चे का नाम रख दिया।